गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। बात अगर हम लोग करें अपने एमसीक्यू सीरीज़ की, तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते थे हिंदी मीडियम से रिलेटेड, वो सारे हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। राइट, तो चलते हैं, देखते हैं इसमें से कौन कौन से, इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, देखते हैं। तो ये है हमारे अध्याय तीसरा का धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। देखते हैं ज़रा इसको। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य निम्नलिखित में से कौन सी धातु पतले HCl से अभिक्रिया नहीं करती। इसमें से कौन सी धातु है जो कि पतले अभिक्रिया, अब पतले HCl का मतलब हो गया कि उस जो है वो जो HCl है उसमें जो है कि थोड़ा पानी मिला दिया गया है। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तांबा। राइट, तांबा जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऐसा क्यों नहीं करता है, इसकी व्याख्या में देखते हैं। जो तांबा होता है, कॉपर, वो क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है और सामान्यतः पतले अम्लों से हाइड्रोजन नहीं निकालता, इसलिए HCl के साथ प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया नहीं करता। सिंपल सी बात है। देखो, आप लोग देखे होंगे आपके बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया होगा, अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता एक श्रेणी दी होगी, जिसमें कुछ इस तरीके से वो श्रेणी बनाई गई होती है। आप देखोगे उसके बीचों बीच में हाइड्रोजन होगा, राइट, और उसके ऊपर आप देखोगे तो ढेर सारे तत्व होंगे, उसके नीचे भी ढेर सारे तत्व होंगे। देखो, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो तत्व हैं सिर्फ वही किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि वही अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल पाते हैं। बाकी इसके नीचे के जो तत्व हैं वो क्रमशः धीरे धीरे नीचे आने के बाद जो भी तत्व आपको मिलेंगे वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते। तो तांबा उन्हीं में से एक है। जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन से ऊपर आता है, वो भी कर लेगा, और मैग्नीशियम भी ऊपर आता है, वो भी कर लेगा। बट तांबा हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि जिंक और HCl की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है। जब जिंक और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां पर क्या बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकलेगा। देखो, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जरा। व्याख्या में कह रहा है कि जिंक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। राइट, अब इसका यहाँ पर जो है कि समीकरण लिखा हुआ है, इसको आप सभी लोग देखिए। ये जिंक है और ये हमारे पास क्या है, HCl है। जिंक जब इस HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक अपने इस क्लोरीन को के साथ रिएक्ट करेगा और ZnCl2 बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब देखो, ये चीज़ तो आप लोगों को बहुत क्लियर होगा अच्छे से कि जिंक जो है एक प्रकार का क्या है, धातु है, ठीक है, मेटल है, और HCl क्या है, हमारा अम्ल है। तो जब भी धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां से कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो आप इन दोनों को ऑप्शन को तो वैसे ही गलत कर सकते थे, क्योंकि इसमें से तो वाटर बाहर निकल रहा है। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 है हमारे पास कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है। गलन, अपघर्षण, ऑक्सीकरण या ठंडा होना। देखो भाई, इसमें से आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि अपघर्षण, अगर किसी भी चीज पर या फिर लोहे पर ही नहीं, किसी भी चीज पर अगर जंग लग रहा है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपघर्षण, या उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, कोरोजन। अब इसकी व्याख्या जरा अच्छे से देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहे हैं कि धातु का वातावरण में, किसी भी धातु का, लोहा ही नहीं, किसी भी धातु का वातावरण में ऑक्सीजन और नमी से धीरे धीरे नष्ट होना अपघर्षण कहलाता है। तो ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी हो गया। आप इसको वीडियो पॉज करो और इसको याद कर लो। यहीं पर क्वेश्चन सिंपल सा है कि धातु का वातावरण में ऑक्सीजन और नमी से धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है सर, अपघर्षण कहलाता है। जैसे लोहे पर Fe2O3 इंटू XH2O, इस तरह का एक क्या बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसे हम जंग कहते हैं। मतलब कि जब लोहे के ऊपर जंग लगता है, देखो ऐसे तो लोहे का जो है कि फॉर्मूला क्या है, Fe है। राइट, लोहे का फॉर्मूला क्या है, Fe। लेकिन जब लोहे को हम खुले वातावरण में रख देते हैं तो उसके ऊपर जंग लगने लगता है, और जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघर्षण या ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कह रहा है कि अधातु सामान्यतः कौन से भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अधातु जो होती हैं वो सामान्यतः कौन से भौतिक गुण को प्रदर्शित करती हैं, चमकदार और तन्य। देखो, ये बात बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अधातु के लिए नहीं, ये तो एक्चुअली में धातु का गुण होता है, भंगुर और गैर चालक। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है।
कि जो अधातु होती है वो भंगुर होती है, मतलब उसको हथौड़े से मारोगे टूट जाएंगे। और गैर चालक का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी हीट तो होगा बट इलेक्ट्रिसिटी जो है कि फ्लो नहीं होती है। विद्युत का चालक, ये भी किसके गुण हैं? ये भी आपके गुण हैं सर धातु के। और ध्वनि के अच्छे संचारक ये भी होते हैं धातु के गुण। इसमें अधातु के गुण एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि अधातु का कौन सा गुण। व्याख्या में देख लेते हैं कि अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की खराब चालक होती हैं और उनमें धातुओं जैसी चमक नहीं होती हैं। यही सब अधातुओं के सामान्य और भौतिक गुण होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सोडियम को पानी में डालने पर क्या होता है? कोई अभिक्रिया नहीं, धीरे धीरे घुल जाता है। तीव्र अभिक्रिया होती है और आग लग जाती है या फिर रंग बदल जाता है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि तीव्र अभिक्रिया होती है और आग लग जाता है। सिंपल सी बात है कि जो सोडियम होता है पानी के साथ बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसकी व्याख्या में इस चीज को समझ लेते हैं कि सोडियम एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील धातु है। यह पानी से तीव्र अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करता है जिससे आग लग जाती है। राइट, तो जब कभी भी सोडियम का जल के साथ अभिक्रिया होगा तो वहां पर इस तरह का रिएक्शन होता है। किस प्रकार का रिएक्शन, ये कुछ लिखा हुआ देखो, सोडियम है Na और H2O पानी हो गया, इस दोनों का रिएक्शन अगर होगा तो वहां पर बनेगा क्या, NaOH, और वहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ऊष्मा भी बहुत ज्यादा बाहर निकलती है। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया क्यों नहीं करता? एल्युमिनियम को अगर आप पानी के साथ अभिक्रिया कराओगे तो सोडियम की तरह बिल्कुल बहुत तेजी से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह अम्लीय होता है, इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत होती है, यह अधातु होता है या फिर यह अम्लों से निष्क्रिय होता है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसकी सतह पर एक ऑक्साइड होता है। देखो जो एल्युमिनियम होता है वो हमेशा अपनी परत पर Al2O3 एक प्रकार का ऑक्साइड बना के रखता है, जिसके कारण ये पानी के साथ या किसी के साथ भी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता और अपने आप को सुरक्षित बचाकर रखता है। इसकी व्याख्या में हम इस चीज को समझ सकते हैं। एल्युमिनियम की सतह पर पतली Al2O3 परत बन जाती है जो उसे आगे के ऑक्सीकरण या पानी के प्रभाव से बचाती है। इसे क्या कहते हैं? पॉसिवेशन कहते हैं। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा पदार्थ अधातु है? सोना, तांबा, गंधक या चांदी? अब देखो इसमें से आपको बताना है, सोना धातु है, ठीक है, तांबा भी धातु है, चांदी भी धातु है। आप ऐसे ही बता सकते हो कि गंधक कहीं से भी धातु नहीं है, लेकिन ऐसे भी आपको याद रखना है कि गंधक एक अधातु है जो भंगुर होती है और विद्युत की चालक नहीं होती है। तो जो गंधक है वो एक प्रकार का क्या है? अधातु है। यही हमसे पूछ भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? धातु के ऑक्साइड की। तो देखो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है। राइट, कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं सर? क्षारीय। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो आप इस चीज को बार बार जो है कि दोहराते रहेंगे तो ये याद रहेगा। अब जरा इसको समझ लो। यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षारीय घोल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब Na2O और H2O का आपस में रिएक्शन होता है तो वहां पर 2NaOH बनता है और ये क्षारीय होता है। राइट, तो ये जो है कि क्या है, एक प्रकार का क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण कौन है? इसमें से कौन सा है जो एम्फोटेरिक होता है? तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जिंक और एल्युमिनियम ये दोनों अगर कहीं पे आपको दिख जाए तो आप समझ लो कि वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। राइट, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। ये याद रखना। तो यहाँ पर जिंक हमको दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसकी व्याख्या में इस चीज को समझ लेते हैं कि ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है या दोनों प्रकार का व्यवहार दिखाता है। राइट, देखो ये क्यों एम्फोटेरिक है या फिर एम्फोटेरिक कोई कैसे बनता है या फिर क्यों किसी को हम एम्फोटेरिक कहते हैं? जब कोई भी धातु, राइट, अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन कर ले, दोनों के साथ रिएक्शन करता हो, उस तरीके के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं सर? एम्फोटेरिक कहते हैं। तो जिंक और एल्युमिनियम ये दो तत्व ऐसे हैं जो कि किसी भी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि धातु की क्रियाशीलता श्रृंखला में कौन अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? ऊपर की धातु, नीचे की धातु, बीच की धातु या कोई नहीं? देखो अभी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से कि जो ये क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसको क्रियाशीलता श्रृंखला कहते हैं हिंदी में, उसमें सबसे बीच में होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर वाले बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। राइट, और हाइड्रोजन से नीचे वाले बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा। तो ऊपर की धातु जो होंगी वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होंगी। देखो तो श्रृंखला में ऊपर स्थित धातुएं अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, जैसे
कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आदि नीचे वाली धातुओं जैसे कि Cu, Ag को विस्थापित कर सकती हैं। तो नीचे वाली थोड़ी कम जो है कि क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, कह रहा है कि कौन सी धातु अम्लों से प्रतिक्रिया नहीं करती, इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्लों के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो वही जो हाइड्रोजन से नीचे होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा, राइट। ये जो तांबा है ये प्रतिक्रियाशील जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से क्या होता है, नीचे होता है, इसलिए ये किसी भी धातु के मतलब अम्लों से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। अब इसका व्याख्या में समझ लेते हैं इसको। तांबा और सोना जैसी कम प्रतिक्रियाशील धातुएं पतले अम्लों से प्रतिक्रिया नहीं करती क्योंकि वे हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, तांबा। तो अगर आप तांबा और सोना आप दोनों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन से कहां आते हैं, नीचे ही आते हैं, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नोबल धातु किसे कहा जाता है, तो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं, निष्क्रिय या फिर कम प्रतिक्रियाशील धातुएं, या फिर बहुत हल्की धातुएं, या फिर मिश्र धातुएं। देखो नोबल धातु उसी को कहा जाता है जो किसी के साथ अभिक्रिया ना करे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि निष्क्रिय धातुएं या फिर कम प्रतिक्रियाशील, जो किसी के साथ अभिक्रिया करना ही नहीं चाहती हैं, उस तरीके के धातुओं को क्या कहते हैं, नोबल धातु कहते हैं। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखो, सोना, प्लेटिनम और चांदी जैसी धातुएं वातावरण में लगभग निष्क्रिय होती हैं। कौन कौन, सोना, प्लेटिनम और चांदी, इन तीनों को आप याद कर लो कि ये तीनों जो होंगी वो नोबल आपकी धातु होती हैं, नोबल धातु, राइट। ये किसी भी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते, इन्हें अभिजात या नोबल धातुएं कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब धातु को उसके अयस्कों से अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, धातुकर्म, मिश्र धातु निर्माण या फिर वाष्पीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धातु कर्म, मेटलर्जी बोला जाता है इंग्लिश में, मेटलर्जी, और बाकी ऐसे धातु कर्म कहते हैं, राइट। आप समझ गए होंगे। इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं कि धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, जिसमें सांद्रण, अपचयन और शोधन शामिल है। तो जो एक्चुअली में धातु कर्म है इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, तो 3 प्रकार की प्रक्रिया, सांद्रण शामिल होता है, अपचयन शामिल होता है और शोधन शामिल होता है, राइट। तो ये धातु कर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ सबसे तीव्र प्रक्रिया करता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया वो कौन है सर, सोडियम पानी के साथ बहुत तेज रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम जो है वो पानी के साथ ज्यादा रिएक्शन करेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं जो पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और उष्मा उत्पन्न करती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, अगर ऑप्शन में हमारे पास लेट से अगर सोडियम ना होकर के कहीं पोटेशियम होता तो हम जो है कि उसी को मार्क कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम भी जो है कि क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक क्यों कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ये क्वेश्चन देखा है, बट फिर भी तो इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। अब ये किस ऑप्शन में देख लेते हैं, क्योंकि ये केवल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं, गलत बात है। क्योंकि ये केवल अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ये बात भी गलत है। सी है कि क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों भाई, क्योंकि एम्फोटेरिक वही धातुएं होती हैं जो दोनों के साथ अभिक्रिया करें। इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं। ये ऑक्साइड दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, अम्ल के साथ लवण और जल बनाते हैं तथा क्षार के साथ कॉम्प्लेक्स लवण बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसको आप याद कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सोने को जंग क्यों नहीं लगती। सोना जो धातु है उसमें जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये हल्का है, नहीं, क्योंकि ये नोबल धातु है, बिल्कुल यही बात सही है, क्योंकि ये नोबल धातु है और नोबल धातुओं की एक गुण होती है, एक गुण होता है उनका कि वो कभी किसी के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, तो इसीलिए उनमें जंग भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये जल्दी पिघलता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि अधातु है, ये बात भी गलत है। इसकी व्याख्या में हम ये बात समझ सकते हैं कि सोना रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील है और वातावरण में ऑक्सीजन या नमी से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इस पर जंग भी नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है। धातुओं में वे कठोर नहीं होती, तो ये बात तो गलत है, धातुएं कठोर होती हैं। वे तन्य और अधातुवर्धनीय होती हैं, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तो बी वाला तो करेक्ट दिख रहा है। वे हमेशा तरल होती हैं, देखो ये बात तो गलत है, वे हमेशा तरल होती हैं
ऐसा जरूरी नहीं है। जो विद्युत की खराब चालक होती हैं ये बात भी गलत है। तो देखो ये 3 बातें गलत हैं और सही बात केवल और केवल क्या है, बी वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं इसका व्याख्या भी दिया हुआ है कि धातुएं तन्य होती हैं यानी उन्हें पतली चादरों में पीटा जा सकता है। तन्य होती है, तन्य का मतलब क्या, उनको पीट पीट के हम तान सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और पतली चादरों में उनको पीटा जा सकता है। और अघातवर्धनी डक्टाइल यानी कि तारों में खींचा जा सकता है। तार का मतलब समझते हो ना, जैसे कि आप देखो इतना बड़ा मान लो कॉपर का अगर कोई धातु है तो उसको हम पीट पीट करके उसका जो है कि हम तार बना सकते हैं, बिल्कुल इतना पतला, राइट। तो जब आप तार देखते हैं उसके अंदर जो कॉपर वायर होता है, जो एक्चुअली वो पहले तो बहुत कोई बड़ा धातु का टुकड़ा होगा, लेकिन उसको हम लोगों ने पिघला करके कह दो या पीट करके कह दो, उसको हमने क्या कर दिया, तारों में खींच दिया। तो ये गुण भी होता है किसके अंदर, केवल और केवल धातुओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि लोहा पानी और ऑक्सीजन के साथ किस उत्पाद का निर्माण करता है। जब लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है। तो देखो आप जो है 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पर इसकी व्याख्या में आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि जो लोहा होता है नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू XH2O, यानी कि जंग लगना जिसे कहते हैं, बनाता है, जो लाल भूरे रंग का पदार्थ होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस धातु का उपयोग गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन जहां पर भी आए आप जिंक जस्ता का जो है कि ऑप्शन करेक्ट मार देना, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, जिंक के द्वारा होता है, जिसको हिंदी में जस्ता भी बोलते हैं। तो जिंक का उपयोग लोहे पर सुरक्षात्मक परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जो कि लोहे को जंग लगने से बचाता है। लेट से हमारे पास लोहे की एक बहुत बड़ी जो है कि बहुत बड़ा ब्लॉक है लोहे का, उस पर आप क्या करो, जिंक की पेंटिंग कर दो, लाइक उसके ऊपर पेंट चढ़ा दो जिंक का। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, गैल्वेनाइजेशन, और इसके थ्रू वो जो हमारा लोहा है उसके ऊपर कोई भी जंग नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सी प्रक्रिया धातुओं की सतह को जंग से बचाने में मदद करती है। पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, तेल लगाना। तो कहीं ना कहीं ये तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उपरोक्त सभी, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेंटिंग से भी हम जो है कि धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से भी और तेल लगाने से भी। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की कोटिंग करना, जिंक का ही पेंट कर दो, वही गैल्वेनाइजेशन है। इसका जो है कि व्याख्या दिया हुआ है कि धातुओं की सतह पर सुरक्षात्मक परत जैसे कि पेंट, तेल या जिंक कोटिंग लगाने से हवा और नमी का संपर्क रुकता है, जिससे जंग नहीं लगती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया में क्या बनता है। जब धातु और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस एक तो बनेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस और लवण वहां से बाहर निकलता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो तो धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती है, सिंपल। अब यहाँ पर एक धातु का एग्जाम्पल दे दिया है, Mg क्या है हमारा, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, HCl क्या है, जो है कि अम्ल है। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बना क्या रहा है, MgCl2। जब Mg HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है MgCl2, और प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है। कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। देखो दुनिया का एकमात्र ऐसा एक धातु है जिसका नाम है पारा, और वही है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। सिंपल सा व्याख्या भी है कि पारा, मरकरी एकमात्र धातु है, एकमात्र, जो सामान्य तापमान पर द्रव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कौन सी अधातु बिजली की अच्छी चालक होती है। अब देखो एक्चुअली में तो धातु बिजली की चालक होते हैं, धातु जो होती हैं वो बिजली की अच्छी चालक होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी अधातु है जो बिजली की अच्छी चालक होती है, राइट। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है, ठीक है, जो कि कार्बन का ही अपर रूप होता है। कार्बन का ग्रेफाइट क्या एक अपर रूप है, कार्बन से ही बना है, लेकिन ये एक्चुअली तो है अधातु, लेकिन ये फिर भी बिजली की क्या होती है, अच्छी चालक होती है। व्याख्या में देखो तो ग्रेफाइट कार्बन का रूप है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24
कह रहा है कि कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। अब हमको ये बताना है कि धातुएं तन्य तो होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा तन्य होती है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो सोना धातु है ये सबसे ज्यादा तन्य होता है। ठीक है, देखो वहां पर व्याख्या में भी लिख रहा है सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, इसे बहुत पतले तारों में खींचा जा सकता है, मतलब इसके बहुत पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि कौन सी धातु सबसे हल्की मानी जाती है, सोना, एल्युमिनियम, लिथियम या लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो एल्युमिनियम होता है ये सबसे जो है कि हल्का धातु सॉरी गलती हो गया हमसे, यहाँ पर लिथियम भी ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी बनता है। मैंने लिथियम नहीं देखा, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी। लिथियम जो होता है ये सबसे हल्की धातु होती है। एक्चुअली एल्युमिनियम भी हल्की धातु है, जो आप एयरक्राफ्ट हवाई जहाज वगैरह देखते हैं वो एल्युमिनियम से ही बनता है, बट यहाँ पर अगर लिथियम है तो वो सबसे हल्की है। लिथियम सबसे हल्की धातु है जिसका घनत्व तो बहुत कम होता है और यह पानी के साथ तीव्र अभिक्रियाशील भी होती है। लिथियम जो होता है पानी के साथ अभिक्रिया भी कर लेता है। 26 हमारे पास है, कह रहा है कौन सी धातु का ऑक्साइड अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है। कौन से धातु का ऑक्साइड अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है। अब देखो असल में तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, राइट, लेकिन ये कौन है, तो देखो सोडियम जो है, सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है Na2O3 जो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो जल में घुल करके NaOH बनाता है, ये तो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 27, लोहा नमी और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, लाल भूरा एक पदार्थ बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फिर से उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब लोहा, ऑक्सीजन और जल इन तीनों के साथ, इन तीनों का आपस में जब रिएक्शन होता है तो बनता है क्या, Fe2O3, जिसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, जो कि जिसका जो असल में है क्या, जंग है, यही जंग है, और ये लाल भूरा होता है। आप सभी लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि धातु विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती है। जो धातुएं होती हैं विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती है। ऑप्शन नंबर यही हमें करेक्ट दिख रहा है कि क्योंकि इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां कहीं भी स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे वही जो है कि विद्युत का सुचालक होगा या फिर विद्युत का अच्छा चालन कर पाएगा, और ये धातुओं में बहुत अच्छे से होता है। इसका करेक्ट आंसर वही हो गया। तो लिखा भी हुआ है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहते हैं 29 है, कौन सा मिश्र धातु लोहे और कार्बन से बनता है। कौन सा मिश्र धातु है जो लोहे और कार्बन से बनता है। पीतल नहीं, कांसा बिल्कुल नहीं, इस्पात, स्टील जो है वो एक्चुअली में किससे बनता है, लोहे और कार्बन से बना होता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टील। इस्पात जो होता है वो लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है जो शुद्ध लोहे से अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है, राइट। शुद्ध लोहा जो होता है उससे कहीं ज्यादा ये स्टील क्या होता है सर, मजबूत होता है, लेकिन बनता ये लोहे और कार्बन से है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, 30 नंबर का सवाल कह रहा है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। अब पीतल जो है कि किससे किससे मिल करके बना हुआ है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखो तांबा और जस्ता, पीतल किससे किससे मिल करके बना हुआ है, तांबा और जस्ता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पीतल, ब्रास, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है जो सजावटी वस्तुओं और संगीत उपकरणों में प्रयुक्त होता है। पीतल का प्रयोग अक्सर जो है कि सजावटी की जो वस्तुएं होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, और संगीत वगैरह के लिए जो भी चीजें बनाई जाती हैं उसमें इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कांसा, ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है। मतलब कि कांसा, ब्रॉन्ज ये किससे किससे मिल करके बना हुआ है ये हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। तांबा और टीन से मिल करके क्या बना हुआ है, कांसा। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखना है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है जो कठोर होता है और मूर्तियों, सिक्कों में उपयोग होता है। मूर्तियों वगैरह बनाने के लिए, मूर्तियां और सिक्का वगैरह बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कांसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है। तो धातु विद्युत की चालक होते हैं और अधातु नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है कि धातु विद्युत की चालक होते हैं लेकिन अधातु नहीं होती है। अधातु अधिक धनी होती है, ये क्या बात हो गई। धातुएं गैसीय होती हैं, कोई नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यही है, बाकी सब जो है कि वाहियात है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर भी आपके व्याख्या में दिया हुआ है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे वे विद्युत और उष्मा की अच्छी चालक होती हैं, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अधातु की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। अधातु की सबसे हल्की जो गैस होती है वो कौन होती है। तो भाई सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है, नहीं, राइट। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है या अधातु और सबसे हल्की ज्ञात पदार्थों में से एक है, सबसे हल्का यही होता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, कह रहा है कि कौन सी धातु घनत्व में सबसे अधिक होती है, मतलब कि किस धातु का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, राइट। तो देखो 34 का जो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्लेटिनम। प्लेटिनम का जो घनत्व होता है बहुत ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अगर इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है और वो मान लो कि अगर 2 kg का है, ठीक है, तो इतना जगह वो ले रहा है जो है कि क्या कहते हैं लकड़ी का टुकड़ा 2 किलो होने के लिए, लेकिन अगर प्लेटिनम होगा तो वो इतना में ही 2 किलो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ढेर सारे प्लेटिनम छोटे छोटे कम ही जगह में ये जो है कि 2 kg हो गए हैं, और इसको 2 kg होने के लिए इतना ज्यादा जगह लेना पड़ रहा है, इसीलिए को कहते हैं घनत्व। तो प्लेटिनम और सोना बहुत घनी धातु हैं, इनमें प्रति इकाई आयतन अधिक द्रव्यमान होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, कह रहे हैं कि अधातु के जल के साथ अभिक्रिया का स्वभाव कैसा होता है। जब अधातु जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो किस तरीके का क्या बनाती हैं, तीव्र, सामान्य, लगभग नहीं होता है, या फिर क्या होता है। तो देखो जब अधातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लगभग वहां पर रिएक्शन होता ही नहीं है, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की लगभग ना के बराबर होता है। तो देखो कह रहा है कि अधातुएं सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रतिक्रिया करती हैं, नहीं तो अदरवाइज तो नहीं करती हैं रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अब देखो सोडियम ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो अभी हम लोग ने देखा कि वो वायु के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम लोग को मिट्टी के तेल में रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रखेगा तो यही होगा। यह हल्का है, नहीं ये गलत बात है। यह हवा और पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, तो हवा और पानी में तो रख नहीं सकते। नॉर्मली कहीं पे भी रखेंगे वहां तो हवा रहेगा ही रहेगा, कहीं पे भी रख दोगे तो हवा तो वहां रहेगा ना, तो वहां वो रिएक्शन कर लेगा। कहीं और पानी में रख दिए तो और तेज रिएक्शन करेगा, इसीलिए इसको रखते हैं कहां पर, मिट्टी के तेल में। वहां हवा और पानी दोनों नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर ये रह लेता है और अभिक्रिया भी नहीं करता है, राइट। कह रहे हैं कि सोडियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि यह नमी और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया ही ना करे, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, कह रहा है कि कह रहा है कि कौन सा अधातु ठोस रूप में पाया जाता है। कौन ऐसा अधातु है जो कि ठोस रूप में पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन जो होता है वो एक ऐसा अधातु है जो कि ठोस रूप में पाया जाता है। बाकी नाइट्रोजन आपका गैस में, क्लोरीन गैस में, ऑक्सीजन भी गैस में, बाकी कार्बन है जो कि ठोस रूप में पाया जाता है। तो कार्बन अधातु है जो ठोस रूप में पाया जाता है, जैसे कि कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब कार्बन का ही तो रूप है। कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, और ये सब किस में पाए जाते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास कह रहा है कि कौन सी धातु लाल भूरे रंग की होती है। लाल भूरे रंग की कौन सी धातु होती है ये हमको बतानी है, राइट। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तांबा जो होता है वो लाल भूरे रंग का होता है, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो तांबा एक लाल भूरी चमकदार धातु है जो विद्युत चालकता में भी उत्कृष्ट है, मतलब कि बहुत ज्यादा विद्युत का सुचालक भी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि लोहे की जंग को रोकने का सबसे सामान्य तरीका क्या है। गैल्वेनाइजेशन, जिंक ऑक्साइड लगाना, पेंटिंग या फिर तेल लगाना। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि सबसे सामान्य तरीका हमसे कह रहा है कि क्या ऐसा कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे सामान्य है। अब इसमें आप जो है कि देख लो, जो है कि गैल्वेनाइजेशन जो है वो सबसे कॉमन है। जैसे आप दुकान वगैरह पे जो लोहा देखते हो एक्चुअली में उसके ऊपर जिंक की ही कोटिंग करके वहां रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा टिकाऊ भी होता है। इसलिए गैल्वेनाइजेशन जो है वो सबसे सामान्य तरीका है लोहे को जंग से रोकने के लिए, राइट। तो देखो यहाँ पर लिखा है गैल्वेनाइजेशन में लोहे की सतह पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जो उसे जंग लगने से क्या करती है, बचाती है। 38 हमसे कह रहा है कि कौन सी धातु लाल भूरे रंग की होती है। तो ये हम लोगों ने 38 तो 39 तक हम लोगों ने कर लिया, ये क्वेश्चन रिपीट सा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, वेट, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। कौन सी धातु है जो सबसे अच्छी चालक होती है? तांबा नहीं, एल्युमिनियम नहीं, लोहा भी नहीं, तो चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी, सिल्वर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, राइट, लेकिन महंगी होने के कारण इसका प्रयोग सीमित है। आप देखे होंगे कि जो सिल्वर एक्चुअली में हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसका सबसे ज़्यादा जो वायर खरीदते हैं वो तांबे का खरीदते हैं, राइट, कॉपर का। लेकिन उससे भी अगर सबसे ज़्यादा कोई अच्छा चालक है तो वो चांदी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि कौन सी धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। विद्युत तार बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा। ये जो तांबा है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो तांबा विद्युत का अत्यंत अच्छा चालक है और तन्य भी है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। एक और रीजन है कि ये थोड़ा सस्ता भी होता है। एल्युमिनियम भी हल्का और सस्ता होने के कारण वोल्टेज तारों में, उच्च वोल्टेज तारों में, जो आपने देखा होगा उच्च वोल्टेज तार होती हैं, हाई टेंशन वायर वगैरह जो होते हैं वो सब एल्युमिनियम के ही बनाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, कह रहे हैं कि कौन सी धातु की सतह पर बनने वाली ऑक्साइड परत उसे सुरक्षित रखती है। तो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर ही देखा, वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या करता है, देखो एल्युमिनियम को जैसे ही आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे वो अपने ऊपर एक परत बना लेगा Al2O3 का, अपने ही ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और उसके बाद उसको पानी में फेंक दो, कहीं पर भी रख दो, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा किसी के साथ। तो एल्युमिनियम अपने आप को खुद ही सुरक्षित करता है, राइट। इसीलिए तारों वगैरह में भी हम लोग, तार वगैरह जो आप देखते हो, हाई टेंशन की जो वायर्स वगैरह होती हैं, या फिर जो एयरक्राफ्ट वगैरह होता है, ठीक है ना, जो जहाज की जो बॉडी होती है उसको हम लोग बनाने के लिए इसी एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देख लो, व्याख्या में लिख रहा है कि एल्युमिनियम की सतह पर पतली Al2O3 परत बन जाती है जो धातु को आगे ऑक्सीकरण से बचाती है, इसी कारण एल्युमिनियम जंग नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, कह रहे हैं कि अधातु किस प्रकार की यौगिक बनाते हैं। जो अधातु होते हैं कैसे यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, धात्विक यौगिक, या फिर मिश्र धातु यौगिक। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहसंयोजक। ये कोवेलेंट यौगिक बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको मैं यहाँ समझाने में टाइम लग जाएगा, बस आप ऐसे समझ लो कि याद रख लो इसको, कि अधातु सामान्यतः अन्य धातुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, जैसे कि H2O, CO2 या फिर CH4 एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि कौन सा अधातु जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। कौन सा ऐसा अधातु है जो जीवित प्राणियों के लिए, गंधक नहीं, कार्बन नहीं, फास्फोरस या फिर डी सभी। ये देखो एक्चुअली में ये सभी के, ये जीवित प्राणियों के लिए तो सारे ही इस्तेमाल होते हैं, गंधक भी इस्तेमाल होता है, कार्बन भी इस्तेमाल होता है, फास्फोरस भी होता है, तो यानी कि उपरोक्त तो सभी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्बन, फास्फोरस और गंधक सभी जीवों में पाए जाते हैं और जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि डीएनए में फास्फोरस, हमारे डीएनए में कौन सा जो है कि अधातु ज़्यादा जो है कि बड़ा रोल प्ले करता है, वो फास्फोरस है। प्रोटीन, गंधक और सभी जैव यौगिकों में कार्बन। तो ये सारे ही हमारे लिए क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कौन सी धातु कौन सी गैस धातु और अम्ल की अभिक्रिया में निकलती है। जब धातु और अम्ल की अभिक्रिया होती है कौन सी गैस निकलती है, लगभग 3-4 बार पढ़ लिया हमने, हाइड्रोजन गैस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से वही सेम व्याख्या, आप इसको पॉज करो और पढ़ सकते हो, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। एल्युमिनियम, पारा, लोहा या जिंक। तो बहुत सिंपल सा है आंसर इसका, पारा। पारा का ही इस्तेमाल किस में करते हैं सर, थर्मामीटर में करते हैं। इसके व्याख्या के लिए देखो क्या लिख रहा है कि पारा जो मरकरी होता है सामान्य तापमान पर द्रव होता है और उष्मा के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। अब थर्मामीटर में इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये तापमान को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा भी तापमान में गिरावट होगा या अगर तापमान बढ़ेगा तो ये उसको बहुत अच्छे से जो है कि बताता है, मतलब इसका जो है कि इसकी जो भी गुण है वो उसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि धातुओं का रंग आमतौर पर कैसा होता है, चमकदार, धूसर, पीला या फिर पारदर्शी। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चमकदार। धातुओं का जो रंग होता है वो असल में चमकदार होता है। धातुओं का सबसे बेसिक गुण होता है कि ये चमकदार होंगी। अधिकांश धातुएं चमकदार होती हैं, इसे मेटेलिक लस्टर कहते हैं। यह गुण धात्विक बंधन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने इसका चर्चा किया था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो चलो ये अच्छी बात है, यहाँ से एक और चीज आपको जानने को मिलेगा। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होता है सर, द्रव अवस्था में होता है या फिर तरल अवस्था में होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर लाल भूरे रंग के तरल रूप में पाई जाती है। तो कई बार ये भी पूछा जाए कि ब्रोमीन का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है कि धातुएं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर किस प्रकार के लवण बनाती है। अगर धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो किस प्रकार के जो है कि लवण बनाएंगी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामान्य लवण। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा लवण बनाएंगे, सिंपल सी बात है, एक सामान्य सा लवण बनाती हैं। तो देखो यहाँ पर लिख रहा है कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्य लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जो कि हम लोगों ने बहुत बार देख लिया, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अधातु विद्युत की खराब चालक क्यों होती है। जो अधातु होते हैं विद्युत खराब, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया। देखो जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो विद्युत का क्या होते हैं, चालक होते हैं, मतलब उनमें विद्युत प्रवाहित होगा। लेकिन जो अधातु होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो विद्युत की क्या होती हैं, खराब चालक होती हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको यही मिल गया। व्याख्या में देखो जरा लिखा हुआ है कि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन एक अपवाद है, वो है ग्रेफाइट। अब इसके पहले ऊपर भी आया था कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी अच्छा चालक है। मतलब कि अगर ग्रेफाइट है तो उसमें विद्युत जो है कि करंट जो है कि आएगा, राइट। उसको अगर आप छूते हो, करंट अगर उसमें है तो करंट आपको मार देगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक अपवाद के तौर पे यहाँ पर है। ओके, सो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे धातु और अधातु से, वो सभी आज हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को अगर सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट में अपने फीडबैक दे सकते हैं, राइट। चलो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग इन क्लास।